नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हरिराम पटेल सर की किताब कंप्यूटर विशेष अध्ययन का ये सीरीज चल रहा है और इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डेटा कम्युनिकेशन। ठीक, ये सीरीज में चल क्या रहा है, तो इस किताब का ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन हम आपको दे रहे हैं, जिसमें लिखी हुई बातों को थोड़ा और विस्तार से हम आपको समझा रहे हैं, समझने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलो। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य डेटा के आदान प्रदान को डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है, डेटा को कम्युनिकेट करना। डेटा कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द डेटा इज नोन एज व्हाट? डेटा कम्युनिकेशन। मान के चलो मेरे पास ये पीडीएफ है, मैंने आपको किसी भी माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से मैंने आपको ये पीडीएफ को दे दिया। ये क्या कहलाएगा? डेटा कम्युनिकेशन ही तो कहलाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि आपको यही चीज को दोबारा करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं स्कैन किया वैसे आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं। मैं कोई नोट्स बना दिया, उसको आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। तो ये तो समय की बचत हुई ना। तो इसके फायदे भी आप यहीं से जानेंगे। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य डेटा के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके लाभ क्या हैं? तो समय की बचत होती है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज की कैपेसिटी का उपयोग हो जाता है, फाइल्स के नकल से बचाव और शुद्धता होती है और कम खर्चीला होता है। ठीक, अब कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ये देखेंगे, क्या क्या इसमें तत्व होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो 5 कंपोनेंट्स मेनली आपको याद रखने हैं। पहला सेंडर, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा मीडियम, चौथा रिसीवर और पांचवा प्रोटोकॉल। सेंडर, सोच के देखो, मैं आपको कोई डेटा फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं, तो सेंडर कौन हुआ? मैं। रिसीवर कौन हुआ? आप। जिसके पास कोई डेटा है ट्रांसफर करने को, वो सेंडर हो गया। जिसके पास भेजा जाना है वो रिसीवर हो गया। और किसी न किसी माध्यम से तो भेजूंगा मैं, किसी न किसी माध्यम से तो भेजूंगा। इंटरनेट के माध्यम से भेजा कि किसी के हाथ भिजवा दिया, किसी न किसी माध्यम से भेजूंगा। तो बीच जिसके माध्यम से जाएगा वही मीडियम कहलाएगा, और जो भेजना है मेरे को वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। और ये डेटा को कम्युनिकेट करने में कुछ रूल्स रेगुलेशन लगेंगे। वो रूल्स रेगुलेशन क्या कहलाते हैं? वो रूल्स रेगुलेशन कहलाते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल। तो इन्हीं पांचों के बारे में हमको पढ़ना है, इन्हीं पांचों के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो सेंडर मतलब समझ गए होंगे, और ये डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड समझाता हूँ, डिजिटाइजेशन। डिजिटाइज करना, किसी चीज को डिजिटाइज करना मतलब उसको डिजिटली कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर समझ सके। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, इसको मैं इंटरनेट के दुनिया में भी आपको समझाऊंगा, इंटरनेट वाले टर्म्स में। मान के चलो इंटरनेट वाले टॉपिक में मैंने समझाया हुआ, खैर इसको देखो। जब मैं मॉडेम पढ़ाया हुआ हूं इंटरनेट में, मॉडेम नॉर्मल किसी चैप्टर में मॉडेम के बारे में बताऊं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एक कंप्यूटर और एक दूसरा कंप्यूटर है, इसको यहां तक डेटा भेजाना है, डेटा भेजना है। तो ये कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कौन सा सिग्नल समझता है? ये समझता है डिजिटल सिग्नल। क्या समझता है? डिजिटल सिग्नल। अब ये भी एक कंप्यूटर, ये भी कैसा सिग्नल समझेगा? डिजिटल सिग्नल। लेकिन ध्यान रखना, डिजिटल सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो पाता। अगर मुझे कोई मैसेज भेजना है तो वो मैसेज डिजिटली नहीं भेजाता है, वो भेजाता है किसमें? एनालॉग सिग्नल में। किसमें? एनालॉग सिग्नल में। तो इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम कौन करता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर करता है, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। तो किसी भी, अब यहां से वापस मैं आता हूं, डिजिटाइज करना मतलब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिजिटाइज करना कहलाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया के साथ इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दिया। और ध्यान रखिए, मॉडेम और ट्रांसड्यूसर का काम लगभग सेम होता है। ट्रांसड्यूसर का काम भी एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन होता है और मॉडेम का भी सेम काम होता है।
ठीक है, तो ये बोला नेटवर्क का वह बिंदु जहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, मतलब मैं सेंडर हो गया, कम्युनिकेशन तो यहीं से स्टार्ट हुआ मेरे तरफ से। प्रेषक वह व्यक्ति या सिस्टम होता है, मतलब सेंडर की बात कर रहा है, जो नेटवर्क माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को संदेश भेजता है। कंप्यूटर में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने के पहले डेटा का डिजिटाइजेशन करना आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल डेटा को समझता है, और अगर ऑडियो एनालॉग रूप में है, ये केवल ऑडियो नहीं, कोई सभी मैसेज एनालॉग सिग्नल में है तो कंप्यूटर उसे नहीं समझ पाएगा। ठीक, फिलहाल इस कंप्यूटर के समझने के लिए डिजिटाइजेशन करना जरूरी है, भेजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस कंप्यूटर को समझने के लिए डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होना जरूरी है, लेकिन मैसेज सेंड एनालॉग सिग्नल में ही हो पाता है। इसको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप इस लाइन से कंफ्यूज ना हो। फिर इंफॉर्मेशन जो भेजा जाना है, जो इंपॉर्टेंट डेटा जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको भेजना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कहला रहा है। माध्यम, अब माध्यम दो प्रकार के होते हैं। देखो यहां से यहां मैं मैसेज भेज रहा हूं या कोई भी डेटा आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं, तो दो माध्यम हो सकते हैं, एक गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। मीडियम से ही वर्ड बना हुआ है मीडिया, तो ध्यान रखना गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। एक शब्द में आप समझे, अगर कोई केबल, कोई तार के माध्यम से आप कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं तो वो गाइडेड मीडिया कहलाएगा। अगर माध्यम तार है, केबल है, तो वो गाइडेड मीडिया, और अगर वायरलेस मीडियम से आप मैसेज को भेज रहे हैं तो वो मीडिया क्या कहलाएगी, अनगाइडेड मीडिया कहलाएगी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे माध्यम कहते हैं। जैसे केबल हो गया, वाईफाई हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। दो प्रकार के मीडियम का प्रयोग नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किया जाता है। पहले एक गाइडेड मीडिया, जब डेटा का ट्रांसमिशन किसी केबल के द्वारा किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं, जैसे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, यही तो मैं यहाँ पे बताया आपको। और जब डेटा का ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है तो उसे अनगाइडेड मीडियम कहते हैं, जैसे वाईफाई, रेडियो ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, माइक्रोवेव। अब ये सब के बारे में हम डिटेल में भी देखेंगे। आप इतनी सी बात समझ आई। चलो, रिसीवर जो रिसीव करेगा, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ठीक, अब ध्यान रखना, बहुत सारे नेटवर्क में यूज होने प्रोटोकॉल है, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, यूडीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो याद करिए, पहला या दूसरा चैप्टर है आई थिंक, उसमें मैंने वर्चुअल पोर्ट के बारे में आपको बताया हुआ था। ठीक, जैसे एफटीपी का वर्चुअल पोर्ट नंबर क्या है, 21, एसएमटीपी का 25, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, 110, पीओपी का ऐसे ये 143 कुछ याद आ रहा होगा आपको, एचटीटीपी का 80। ये प्रोटोकॉल्स वर्चुअल पोर्ट्स का नंबर है ये। ठीक, तो ये सारे प्रोटोकॉल को आप याद रखेंगे। ये क्या है, अगर समझने का प्रयास करें तो ये कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। और सर ये 80, 81, 25 ये सब क्या है, तो एक प्रकार का समझ लो, ये जैसे आपको एक बड़ा सा रूम है और अलग अलग रूम में अलग अलग सर्विसेज दी जा रही हैं। जैसे आप यहाँ एंटर किए, इस रूम में, इस पर्टिकुलर रूम में मूवी दिखाया जा रहा है, इस पर्टिकुलर रूम में सर्कस का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जादू का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें सिंगिंग परफॉर्मेंस चल रहा है, इसमें खाने का कार्यक्रम चल रहा है, और इसके लिए अलग अलग गेट नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको खाना खाना है तो आप कौन से गेट का यूज करेंगे, आप यूज करेंगे 5वें गेट का। बस वैसे ही वो भी एक वर्चुअल पोर्ट नंबर होता है, सर्विसेज के हिसाब से वर्चुअल पोर्ट नंबर चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, डेटा संचार के विधि। डेटा संचार की विधि, 3 विधि होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तीनों को उदाहरण देता हूं। सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड वो है जहां पे अगर मैं सेंडर हूं, मैं आपको कुछ मैसेज भेज पाया, आप वापस मुझे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। जैसे देखो, टेलीविजन का मैं एक उदाहरण देता हूं। टेलीविजन में आपको जो चीज ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, मतलब जो टीवी में मूवी देख रहे हो, गाना देख रहे हो, कोई कार्यक्रम देख रहे हो, तो एक ब्रॉडकास्टर जो है वो आपको टेलीविजन में कोई चीज दिखा पा रहा है, आप तक कोई मैसेज भेज पा रहा है, लेकिन क्या आप उसको ब्रॉडकास्टर को मैसेज भेज पाते हो क्या, नहीं भेज पाते हो। तो ये कैसा मेथड हो गया, सिंप्लेक्स मेथड हो गया। रेडियो और टीवी, रेडियो में कोई गाना चला रहे हो, आप गाना गा के सामने वाले को सुना देते हो क्या, नहीं होता, वो उधर से जो चल रहा है वो गाना सभी सुन रहे हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, मतलब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर में सिंप्लेक्स, यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन बोलाते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन से डेटा ट्रांसमिट होगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों साइड से होता है, दोनों साइड से होता है, लेकिन वन एट अ टाइम, एक बार में। जैसे वॉकी टॉकी, पहले मैं बटन दबाया, जब तक मैं बात खत्म नहीं करूंगा तब तक सामने वाला बोल नहीं पाएगा। घर में मम्मी पापा कॉल आता होगा, चमकाते होंगे, तो कैसा मेथड हो गया, समझ लो, हाफ डुप्लेक्स, जहां पे बोल तो आप भी सकते हो, लेकिन मालूम है कि आप जितना बोलोगे उतना डांट खाओगे, उतना मार खाओगे, इसलिए आप चुप रहने में भलाई समझते हो।
ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स मेथड में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है बट वन एट अ टाइम। लेकिन अब मैं तो इसका उदाहरण क्या हो गया, वॉकी टॉकी। लेकिन मैं बात करूं मोबाइल फोन की, मोबाइल फोन में अगर मैं आपको कॉल लगाऊं, आप और हम दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, ठीक, दोनों सुन नहीं रहे बस बोल रहे हैं, तो किया जा सकता है। तो वो टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, वो किसका उदाहरण है, फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। वही बात लिखा हुआ है, इस विधि में डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, अर्थात एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डेटा भेजा जा सकता है। प्राप्त करता मतलब रिसीवर प्रेषक को, सेंडर को डेटा या मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता वापस। उदाहरण रेडियो टेलीविजन लिया। हाफ डुप्लेक्स मेथड, इस विधि में कम्युनिकेशन का फ्लो दोनों डायरेक्शन में होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है। इसके लिए 2 तार की आवश्यकता होती है और वहीं फुल डुप्लेक्स के लिए 4 तार की आवश्यकता होती है, परंतु एक समय में केवल एक सिस्टम में डेटा भेजा जाएगा। उदाहरण वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स मेथड, इस विधि में डेटा कम्युनिकेशन का फ्लो एक ही समय में दोनों दिशा में हो सकता है। इसके लिए 4 तार की आवश्यकता होती है। उदाहरण इंटरनेट संबंधित संचार जैसे मोबाइल फोन, चैटिंग, ईमेल एक्सेट्रा। चलिए मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है इसको मैं बताता हूं। ये टर्म पूछा गया है क्वेश्चन में, सीजी व्यापम के किसी एग्जाम में 2022 में किसी एग्जाम में पूछा गया है। मल्टीप्लेक्सिंग को आप समझ सकते हो, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है, जैसे एक ट्रेन है, मान के चलिए ट्रेन है मुंबई हावड़ा, ऐसा कोई ट्रेन चल रहा है। अब उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, सारे के सारे इसी ट्रेन में बैठेंगे क्या, जी बिल्कुल। लेकिन सभी के सभी एक ही जगह उतरेंगे क्या, नहीं। ट्रेन एक ही है, पैसेंजर बहुत है, ट्रेन एक ही है, पैसेंजर बहुत है, तो हर पैसेंजर के लिए अलग अलग रेलगाड़ी ना लगाते हुए सभी पैसेंजर के लिए एक ही रेलगाड़ी लगा दिया गया। जिसको बीच में उतरना होगा अपने डेस्टिनेशन में उतरते चले जाएगा। तो ये सभी पैसेंजर को एक ट्रेन में बिठाना ही क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। अब इसको एक्चुअल अर्थ क्या देखते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके बहुत सारे सिग्नल को एक सिंगल माध्यम से भेजा जाता है, बहुत सारे सिग्नल को। तो इसको कैसे समझते हो, बहुत सारे सिग्नल यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक सिंगल माध्यम से भेजा जाता है, मतलब एक ट्रेन के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिसको जहां पे उतरना होगा उतर जाएगा। ठीक, क्लियर। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब ये सब भेजने के लिए आमतौर पे ये टीडीएम ज्यादा फेमस है, इसको याद रखना, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको याद रखेंगे आप। बाकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक का उपयोग टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क में किया जाता है और खास तौर पे ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की विपरीत क्रिया डीमल्टीप्लेक्सिंग है, ठीक, जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा। मल्टीप्लेक्सिंग के प्रकार एफडीएम, टीडीएम और डब्ल्यूडीएम, सारे के फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। डेटा संचार के माध्यम। अब देखो, डेटा संचार के माध्यम, मीडियम फॉर डेटा कम्युनिकेशन, हम 2 प्रकार के मीडियम देखे थे, एक केबल वाला और एक वायरलेस वाला। केबल मीडियम क्या कहलाता है, गाइडेड, और अनगाइडेड वाला कौन सा कहलाता है, जो वायरलेस हो। गाइडेड में 3 चीजें आपको याद रखनी है, एक ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन भी बोल सकते हो, कोएक्सियल वायर्स, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखेंगे, कौन कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल वायर और ऑप्टिकल फाइबर। इसके बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें इतना याद रखना, शुरू के दोनों में कॉपर वायर का यूज होता है, लास्ट वाले में कॉपर वायर यूज नहीं होता। ये दुनिया भर का स्ट्रक्चर जो दिया हुआ ना, उतना याद रखने की जरूरत नहीं। और ऑप्टिकल फाइबर वाला जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर काम करता है, पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन ऐसा कुछ हिंदी में नाम है, उसके आधार पर काम करता है वो। इतनी सी बात आप याद रखेंगे, बाकी एकदम डिटेल में मैं पढ़ देता हूं, अब चाहे तो एक बार रीड मार के छोड़ दीजिएगा। इसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है तथा यह सस्ती होती है, इसे जोड़ना सरल है, बड़ी मात्रा में तथा सब जगह टेलीफोन लाइन उपलब्ध होने के कारण इस डेटा कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसकी स्पीड जो है धीरे होती है। इसकी बनावट तांबे की 2 तारों के मध्य अभ्रक की परत तथा इनमें कुछ अलग की परत होती है। तांबा, कॉपर यूज किया जाता है, इसमें भी कॉपर यूज किया जाएगा। इसमें सबसे धीमी गति से डेटा संचार होता है, मैं अभी बताया। कोएक्सियल केबल, यह उच्च गुणवत्ता का संचार माध्यम है, इसकी बनावट बीच में ठोस तार, उसके ऊपर कुछ अलग, वो आपको कैसे बनाना ये नहीं पूछेगा। इसका उपयोग जमीन के नीचे या समुद्र में किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर केबल, टीवी नेटवर्क व कंप्यूटर नेटवर्क में होता है। ऑप्टिकल फाइबर, इसमें याद रखना, यह पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिकल केबल में डेटा संचारण की गति बहुत तेज होती है, ये याद रखेंगे। डेटा का संचार प्रकाश के माध्यम से होता है, कौन सा कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। धातु की तार की जगह ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें पढ़ सकते हो।
हाई स्पीड 4G 5G कनेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में कोर, कनेक्टर और लोडिंग होते हैं। यह एक सिलिका का ग्लास का बना पतला तंतु होता है जिसमें प्रकाश के माध्यम से डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और कॉपर वायर का प्रयोग फाइबर ऑप्टिक में नहीं किया जाता। इस बात को आप याद रखेंगे। कॉपर वायर का प्रयोग ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल में ही होता है। ठीक, अब अनगाइडेड वाले में बहुत लंबा चौड़ा कथा पुराण है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, जितना काम का है वो चीज़ पढ़ लेना। अनगाइडेड मीडिया में एक माइक्रोवेव हो गया, रेडियो हो गया, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ये सारे है। इसको आप एक बार रीड मार सकते हो। स्पीड थोड़ा तेज होता है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का उदाहरण छोटी दूरी से संचार के लिए, लेकिन ये दीवार के आर पार नहीं जा सकता, जैसे रिमोट हो गया, उसके सिग्नल रेड लाइट जलता रहता है, देखियो। माइक्रोवेव बड़ी दूरी से संचार के लिए, जैसे मोबाइल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यह लंबी दूरी की कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता है। इसमें कम्युनिकेशन ज़्यादातर अवरोध मुक्त हो जाता है। ठीक, ये सब पढ़ सकते हो। सैटेलाइट फोन और एटीएम नेटवर्क इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एथरनेट केबल, हाँ ये जरूर पढ़ लेना। लैन को जोड़ने के लिए एथरनेट केबल का यूज किया जाता है। एथरनेट केबल दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए एथरनेट केबल का यूज किया जाता है। टेलीफोन लाइन, मॉडेम, राउटर, कंप्यूटर सिस्टम को एथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। यह केबल एथरनेट प्रोटोकॉल का पालन करता है। जी, अच्छी बात। डेटा कम्युनिकेशन स्पीड, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ये थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे बॉड क्या होता है, तो बॉड एक यूनिट है। बीट पर सेकंड को ही हम लोग बॉड बोलते हैं। बीट पर सेकंड को ही बॉड के नाम से जाना जाता है। बीट पर सेकंड क्या है? जैसे मैं पूछूं आप गाड़ी कितने स्पीड में चलाते हो, आप बोलोगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको एक यूनिट के रूप में बता रहे हो ना कि 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर चल रहे हो, तो 50, यही आपकी स्पीड है। बस वैसी बीट पर सेकंड क्या है कि 1 सेकंड में कितने बिट डेटा ट्रांसमिट हो जाते हैं। 1 सेकंड में स्थानांतरित होने वाले बिट की संख्या को बिट पर सेकंड कहलाते हैं, और इसी का नाम बॉड है। और ब्रॉडबैंड क्या है? तो ब्रॉडबैंड देखो अलग अलग आधार पे अलग अलग इसको वर्गीकृत किया गया है या इसका डेफिनेशन दिया गया है। जैसे ट्राई द्वारा ब्रॉडबैंड की संज्ञा किसको दी जाती है? 512 केबीपीएस की स्पीड को। भारत सरकार ने जस्ट आधा बोला है, 256 केबीपीएस स्पीड को। जब ट्रांसमिशन की स्पीड 1 मिलियन बॉड से ज्यादा हो तो इसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। ऐसा संचार माध्यम जिसमें डेटा ट्रांसफर के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध हो, ब्रॉडबैंड कहलाता है। 512 केबीपीएस से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यमों को ट्राई, मतलब ट्राई का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी गई। डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्टिकल फाइबर तथा केबल टीवी ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराते हैं। बैंडविड्थ क्या है? डेटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन में मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन को बैंडविड्थ कहते हैं। एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रहेंगे आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देख रहे थे? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या बताया? डेटा ट्रांसमिशन है कम्युनिकेशन में मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन को बैंडविड्थ कहते हैं। एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हर्ट्ज से मापा जाता है। अधिक बैंडविड्थ होने से कम्युनिकेशन माध्यम में डेटा ट्रांसमिशन की गति अधिक होती है। सर ये बैंडविड्थ क्या समझ नहीं है, तो इसको समझ लो, एक जैसे रोड देखते हो, देखना अगर आपके गांव में एकदम छोटा सा रोड है, मात्र एक सिंगल रोड है, उसमें बताओ कि आप एकदम स्पीड से गाड़ी चला पाओगे क्या? नहीं चला पाओगे। क्यों? अरे इधर से इसी रोड में जाने वाले भी हैं, इसी रोड में आने वाले भी हैं, टकरा जाओगे। अब रोड को मैं चौड़ा कर दूं, ये सिंगल रोड था जिसमें भैया आने जाने वाले सब यहीं पे हैं। अब थोड़ा रोड को डबल कर दिया, बीच में डिवाइडर लगा दिया, इधर वाले सिर्फ जाएंगे और इधर से आएंगे। अब स्पीड एकदम ज्यादा चला सकते हो तेज, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी गाड़ियां रहेंगी, इसमें छोटे बाइक वाले भी रहेंगे, बड़े कार भी रहेंगे, तो स्पीड लिमिटेड रहेगा। लेकिन जैसे 6 लेन होता है, 4 लेन होता है, बड़े बड़े रोड हैं, जैसे देखना बिलासपुर वाला, यहाँ से हम जब टाटीबंध चौक से बिलासपुर की ओर जाते हैं, चौड़े चौड़े रोड है, मतलब मैं कार का मैक्सिमम स्पीड उसी में ही टच किया हूँ। क्यों? बहुत लंबा चौड़ा खाली रोड है, अगर अचानक से कोई आइट साइड से आ भी जाता है तो स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इधर सर्विस रोड में कुदा पाओगे क्या? 150 की स्पीड में नहीं कुदा पाओगे। ठीक, तो ये बैंडविड्थ को आप कंपेयर कर सकते हो या रोड से, जितना चौड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ट्रांसमिशन स्पीड ज्यादा होगा, उतना कनेक्टिविटी स्पीड ज्यादा होगी। समझ आई बात? और बैंडविड्थ एक्चुअल में है क्या? तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन को बैंडविड्थ कहते हैं। मतलब जैसे कितने गाड़ी आ सकते हैं, जा सकते हैं, मैक्सिमम, वही क्या कहला गया? बैंडविड्थ कहला गया। चलो, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस, जो डेटा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डीटीएस प्रोवाइडर कहते हैं या आईएसपी कहते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो आपको इंटरनेट की सुविधा दिला रहा है,
एयरटेल दिला रहा है, लेकिन उसके बारे में नहीं पूछता है बीएसएनएल, एमटीएनएल, रेलनेट, इनका फुल फॉर्म पूछता है। बीएसएनएल क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत की पहली इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी। बीएसएनएल क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और रेलनेट रेलवे का नेटवर्क, ठीक है, भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सुविधा। क्लियर? इतनी सी बात समझ आई? चलो इसको इसी लेक्चर में ख़त्म कर ही देते हैं। इसके द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएं क्या क्या है? डायल अप कनेक्शन। डायल अप में नाम से क्लियर है, आपको नंबर डायल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फोटो दिखाया हुआ है, ये डायल, ये नंबर है। तो एक टेलीफोन का यूज़ करके आप नंबर डायल करेंगे, तब इंटरनेट कनेक्ट होगा। अब भैया वो इंटरनेट कनेक्टिविटी में बिजी है, उसमें फिर आप बात नहीं कर सकते फ़ोन में, ठीक। डायल अप कनेक्शन, इसे स्विच्ड लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विच्ड लाइन। टेलीफोन की तरह डायल करके नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। जब भी आप इंटरनेट को कनेक्ट करना होता है, तब आप एक नंबर डायल करते हैं, उसके बाद आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। डायल अप कनेक्शन में जिस समय आप नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उस समय टेलीफोन का प्रयोग करके बात नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें मॉडेम को टेलीफोन से जोड़ा जाता है। इतनी सी बात समझ आई? चलिए, इसमें SLIR और PPP का यूज़ होता है। फिर आता है लीज्ड लाइन, ये लैन को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। या देखो, इसे प्राइवेट लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन के लिए अलग से किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या डेडिकेटेड लाइन से जुड़े होते हैं, ठीक। चलो उसके बाद रीड कर लेना, उतना कुछ खास नहीं है। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यह भी एक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है। केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करते हैं। डायल अप लाइन से ज़्यादा स्पीड होता है इसका। डायल अप कनेक्शन की तरह DSL में भी मॉडेम का यूज़ किया जाता है। फोन लाइन को डायरेक्ट मॉडेम से जोड़ा जाता है और मॉडेम को इथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर से सीधा जोड़ा जाता है। वो कनेक्शन दिख रहा होगा, ये फोन लाइन केबल, ये मॉडेम है, और मॉडेम से इथरनेट केबल के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है, ठीक। ISDN, ये देखो, ये जो DSL है, इसी का थोड़ा विस्तृत रूप कौन सा है? ISDN है। ISDN डायल अप लाइन का ही एक विकसित रूप है, ठीक है। सॉरी, डायल अप लाइन का, इधर वाले डिजिटल बोलते हैं, डायल अप लाइन का विकसित रूप है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन डिजिटल रूप में होता है। ISDN में आपको एक लैंडलाइन फोन को सेट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही आप फोन पर बात भी कर सकते हैं। इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें स्पीड बता दी है, ठीक। 24 kbps के 2 चैनल लगे होते हैं। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये दोनों में आपको क्या है, डिफरेंस को देख लो। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ डिफरेंस से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसको रीड मार लेना। यह दूसरी पीढ़ी पर आधारित नेटवर्क है और यह तीसरी पीढ़ी पर आधारित नेटवर्क है। GSM और CDMA का आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये कौन से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? वेज स्पेक्ट्रम पर आधारित टेक्नोलॉजी है। यह स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें कम सिक्योरिटी होती है, CDMA वाले में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। यह सिम पर आधारित होता है। सिम का फुल फॉर्म याद रखेंगे। सिम, वो देखो, GSM टेक्नोलॉजी में प्रत्येक मोबाइल फोन पर एक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें सिम की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क में देखो, उसको एक बार रीड मान लेना। 5G नेटवर्क यह 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है और इसे 2016 में दक्षिण कोरिया में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। और आगे कुछ थोड़े सा पॉइंट देखेंगे। 5G नेटवर्क 1 अक्टूबर 2022 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में पहले 5G नेटवर्क शुरू करने वाली कंपनी एयरटेल है, लेकिन ध्यान रखना, ये 5G नेटवर्क शुरू करने वाली कंपनी एयरटेल है और 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी एरिक्सन, ठीक है। भारत में पहले 5G कॉल का परीक्षण ITI मद्रास द्वारा किया गया था और पहला 5G स्मार्टफोन कौन सा था? सैमसंग गैलेक्सी S20। 1G, 2G, 3G, 4G के बीच अंतर देखेंगे हम लोग। पहले तो नाम ही याद रख लेना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और आगे मोबाइल नेटवर्क। इसके ईयर याद रख लेंगे। पहला वाला 1980 है, ये 1991 है, 2001 थर्ड वाला और चौथा वाला 2009 और ये 2016। मैं आपको 2021 या 2022 बताऊंगा, तो 1-2 साल आगे पीछे रहेगा, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले व्यवसायीकरण का स्थान कहाँ है अगर देखा जाए तो USA। पहला वाला USA, दूसरा वाला फिनलैंड, तीसरा वाला जापान, चौथा वाला साउथ कोरिया और पांचवा वाला भी क्या है? साउथ कोरिया, ठीक। क्लियर? तो याद रखेंगे, पहला USA, दूसरा फिनलैंड, तीसरा जापान, चौथा साउथ कोरिया और पांचवा भी साउथ कोरिया। तो चौथा पांचवा जी जो है वो साउथ कोरिया का है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे गए, आपको ध्यान रखना है।
ये आपका डेटा कम्युनिकेशन खत्म हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ, उसको समझ लेते हैं। एक से ज़्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ किया था। ऊपर मैं एक्सप्लेन किया हूँ। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ये ऑनलाइन मीटिंग है, समझ लो, वर्चुअल मीटिंग है। जैसे जूम ऐप कोरोना के समय में बहुत यूज़ किया गया। घर बैठे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, कैसे, क्या है ये? टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, टेली कम्युनिकेशन है, मीटिंग है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो बताया सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का काम करता है, जैसे मॉडेम करता था। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और स्टैंडर्ड कार्य करता है। एक से ज़्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए, ये तो ऊपर में ही रिपीटेड पॉइंट है। तो ये आपका डेटा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हुआ खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।